Which of the following disorders lead to cyanosis from deoxygenated blood entering the systemic arterial circulation? क्या पूछा आपसे फर्स्ट एमसीक्यू में? देखिए नोट सेट के लिए एमसीक्यू अपन सोल्व करवा रहे हैं आपसे, ठीक है। नोट सेट के लिए अपनी क्लासेस रहेगी आने वाली, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एमसीक्यू अपना क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, कौन सी डिसऑर्डर है जो लीड करती है किसको, साइनोसिस को। कैसे लीड करेगी? फ्रॉम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन, कि भाई ऐसी कोई डिजीज है जिसमें क्या हो रहा है, डी ऑक्सीजन ब्लड जो है वो एंटर कर रहा है किसके अंदर, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जब ऑक्सीजन की कमी वाला ब्लड घूमेगा तो वो क्या लीड करेगा इन द एंड, साइनोसिस। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो इस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में देखने को मिलती है? ऑप्शंस क्या है अपने पास में, पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस, जो पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस है वो, आयोटिक स्टेनोसिस, टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट, या फिर कोएरेक्शन ऑफ आओर्टा। कौन सी कंडीशन में जो है ये फीचर्स देखने को मिलेंगे हमें? फर्स्ट एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट है। क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर? तो देखिए साइनोसिस हो रहा है किससे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, ठीक है। तो हम यहाँ से देखो एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपन यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, हार्ट बनाया, और उसके क्या कर दिया, चारों अपन ने क्या कर दिया, चैम्बर कर दिए। ये हो गया राइट वेंट्रिकल एंड ये हो गया क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ से अपने क्या निकल रही है, पल्मोनरी आर्टरीज निकल रही है, ठीक है। और पल्मोनरी वेंस कहाँ आती है, लेफ्ट एट्रियम के पास में। देखिए तो अपना जो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, क्या है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, ठीक है। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट अभी कैसे होता है, क्या होता है अपन समझेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, ये है राइट वेंट्रिकल का आउटफ्लो, राइट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक्ट, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से नीचे से एक ट्रैक्ट बन रहा है, इस ट्रैक्ट को हमने क्या नाम दिया, राइट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक्ट। अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी बता सकते हैं RVOT, ठीक है। अब देखो इस RVOT के अंदर किसी ना किसी प्रकार से क्या आ जाए, नेरोविंग हो जाए या फिर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो अपन लिख सकते हैं कि RVOT के अंदर सबसे पहले क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ठीक है। अभी देखो आप खुद इसके साइन सिम्टम बताओगे कि टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं, किस प्रकार से साइन सिम्टम आएंगे, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो आप इसको बोल सकते हैं क्या, ये क्या है, पल्मोनिक। तो इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, पल्मोनिक स्टेनोसिस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरी में क्या देखने को मिला, स्टेनोसिस देखने को मिला। समझ सकते हो आप क्या हो गया, नेरोविंग हो गया या फिर हार्डनिंग हो गई। अब देखिए इस हार्डनिंग की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड का लोड बढ़ता है, ठीक है। अब देखो राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का लोड बढ़ेगा, इस लोड के बढ़ने से क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल का जो डायमीटर है वो कैसा हो जाएगा, वो थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, देखो ये तो हो गया फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर कौन सा होता है, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। समझे आप कि राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी क्यों होता है टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट में? ओके, ठीक है। अब देखो राइट वेंट्रिकल ऑफ हाइपरट्रोफी होने के वजह से क्या होता है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखो ओपनिंग रहती है, तो इसी ओपनिंग को, ओपनिंग बन जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाती है, ओपनिंग बन जाती है, इस ओपनिंग को हम क्या, हमने क्या नाम दिया, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। क्या नाम दिया इसको, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो ये हो गया किसका, थर्ड फीचर होता है किसका, टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट का। अब देखिए इसके बाद में फोर्थ वन कौन सा होता है, ओवरराइडिंग ऑफ आओर्टा। तो ओवरराइडिंग ऑफ आओर्टा क्या है, जस्ट इस जो ओपनिंग है, सेप्टल डिफेक्ट है, इसके ऊपर से क्या निकल जाता है अपना, आओर्टा निकल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवर राइडिंग आओर्टा। इसे हमने क्या कहा, ओवर राइडिंग आओर्टा, ठीक है। तो मेनली ये चार कंडीशंस होती है जो किसके अंदर देखने को मिलती है हमें, टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट के अंदर। अब देखिए क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से क्या आता है, DO2 ब्लड आता है,
ठीक है, ये आता है किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से जाता है किसके पास में, लंग्स के पास में, लंग्स से बाद में वापस से क्या है, पल्मोनरी वेन्स आती है, किसके अंदर आती है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। वो कौन सी होती है, O2 ब्लड होता है। O2 ब्लड के बाद में ये आता है किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ये O2 ब्लड क्या होता है, यहाँ से क्या निकलता है, आउटा निकलता है, नॉर्मली ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, तो वो सर्कुलेशन कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। बट देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या हो गया, ओपनिंग बन चुकी है, इस ओपनिंग की वजह से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है किसके अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। तो क्या समझे आप यहाँ से, देखिए DO2 ब्लड मिक्स विथ O2 ब्लड, तो ये क्या कर देगा, पेरीफेरली जो ऑर्गन्स है अपने, ठीक है, पेरीफेरली लाइक एक्सट्रीमिटीज वगैरह क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके साथ में मिक्स हो रहा है, मतलब पेरीफेरली भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, तो क्या होता है, हाइपोक्सिया, मतलब लेक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि भाई साइनोसिस फ्रॉम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो क्या है इसके अंदर, कौन सा अपना आंसर रहेगा, तो आंसर क्या रहेगा इसमें, टेट्रालजी ऑफ फैलोट। तो देखिए इसकी बॉडी, इसकी वजह से बॉडी में क्या देखने को मिलता है, साइनोसिस। अब देखिए एक टर्म यहाँ पे देखने को मिलती है, वो कौन सी होती है, टेट स्पेल। तो टेट स्पेल और कुछ नहीं है, इसको हम क्या कर सकते हैं, साइनोटिक स्पेल भी बोल सकते हैं। कब होता है ये, जब बच्चे को क्या हो, स्ट्रेस हो या फिर एक्सेसिव क्राई करे। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस के अंदर क्या हो सकता है, ऑलरेडी बच्चे के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी है, तो जब बच्चा स्ट्रेस में रहता है, जब बच्चा एक्सेसिव क्राई करता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी उसके अंदर जो ऑक्सीजन, जो डी ऑक्सीजनेटेड बच्चा है, ठीक है, वेन्स के अंदर, ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, तो वो प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा एग्रीवेट होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, टेट स्पेल। ठीक है, इसके अंदर देखो एमसीक्यू क्या बनता है, एमसीक्यू बनता है इसकी पोजीशन से, कि पोजीशन क्या देनी होती है, तो टेट स्पेल के अंदर क्या पोजीशन देते हैं, नी चेस्ट पोजीशन। ओके, तो आई होप आपके ये चारों चीजें समझ में आ गई होगी कि भाई किस प्रकार से जो है टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट को पढ़ाया जाता है, समझा जाता है, और किस प्रकार से एमसीक्यू भी बनते हैं तो कैसे बनेंगे। ठीक है, आई होप आपसे इसमें गलत नहीं करोगे। ठीक है, मेन तो ये चार है, इन चारों को याद रखना। ठीक है, और ये किसके अंदर आते हैं, किसके अंदर पढ़ते हैं अपन, ये साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर। देखो दो तरीके की हार्ट प्रॉब्लम होती है, एक होती है एसाइनोटिक, एक होती है साइनोटिक। ठीक है, तो ये अपन किस में पढ़ते हैं, साइनोटिक हार्ट डिजीज, क्योंकि क्या होता है बच्चे को, साइनोसिस होता है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट एमसीक्यू करेक्ट। तो एम्स के अंदर आपको इस प्रकार से एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, नेक्स्ट देखो मैं आपको कुछ दो तीन एमसीक्यूज और बताना चाहूंगा, जो फीटल सर्कुलेशन से अपने को एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो क्या होता है, फीटल सर्कुलेशन की बात चल रही है, तो देखिए फीटल सर्कुलेशन के अंदर चार टाइप की अपने को स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। ये स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है, फर्स्ट वन का क्या नाम होता है, डक्टस आर्टरियोसिस। सेकंड कौन सी होती है, अम्बिलिकल आर्टरी। थर्ड वन कौन सा होता है, अम्बिलिकल वेन। एंड फोर्थ वन कौन सा होता है, डक्टस विनोसस। ठीक है, मेनली ये चार अपने को स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। इनसे क्या एमसीक्यू बनता है, सबसे पहले तो इन चारों के अपने को नाम पता होना चाहिए। दूसरा देखो स्ट्रक्चर कौन सी है, चार स्ट्रक्चर हो गई। सेकंड क्या है, इनके रिमेनेंट क्या होते हैं। ठीक है, इनके रिमेनेंट क्या क्या बनते हैं, तो देखो डक्टस आर्टरियोसिस का क्या बनेगा, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। अम्बिलिकल आर्टरी का क्या बनता है, देखो मेडिकल अम्बिलिकल लिगामेंट। अम्बिलिकल वेन का क्या बनता है, लिगामेंटम टेरेसी।
ठीक है, पूरा नाम आ जाए इसका तो क्या होता है, हेपेटिस। ठीक है, एंड डक्टस विनोसस का क्या बनता है, लिगामेंटम वेनोसम। तो ये हो गए फर्स्ट 4 MCQ अपने पास में। इसके बाद में देखिए 4 MCQ यहीं से और बनते हैं, वो होते हैं इसके क्लोजर से। ठीक है, एक क्लोजर होता है कौन सा, फंक्शनल। दूसरा होता है कौन सा, एनाटॉमिकल। फंक्शनल क्लोजर, एनाटॉमिकल क्लोजर। देखो लिगामेंटम, ओके, डक्टस आर्टरियोसस का फंक्शनल क्लोजर कब होता है, तो देखिए आफ्टर रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। ओके सॉरी, ये डक्टस विनोसस का है। डक्टस आर्टरियोस का कब होता है, 10 to 15 आवर्स के अंदर। 10 to 15 आवर्स के अंदर क्या होता है, डक्टस एट्रियोसस का फंक्शनल क्लोजर होता है। और एमसीक्यू बनेगा किससे, इससे, एनाटॉमिकल से, कि ये कितना होता है, 10 to 21 डेज के अंदर। ठीक है, 10 to 21 डेज के अंदर क्या होता है, डक्टस आर्टरियोसस का जो रिमेनेंट बचता है क्या, लिगामेंटम एट्रियसम। तो डक्टस आर्टरियोसस का फंक्शनल क्लोजर कब होता है, 10 to 15 आवर्स में, और इसका एनाटॉमिकल क्लोजर कब होता है, 10 to 21 डेज के अंदर। इसके बाद में बात करूं किसकी, डक्टस विनोसस की, तो ये इसका कब होता है, आफ्टर रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। और इसका जो रिमेनेंट, इसका जो एनाटॉमिकल क्लोजर है वो कितना कब होता है, 7 डेज आफ्टर। ठीक है, आफ्टर प्लेसेंटा के रिमूवल के 7 डेज के बाद में क्या होता है, इसका एनाटॉमिकली क्लोजर हो जाता है। अम्बिलिकल आर्टरी का जो एनाटॉमिकल क्लोजर है वो कब होता है, 2 to 3 मंथ्स के अंदर। और देखिए एक और स्ट्रक्चर होती है इन्हीं के सिमिलर, वो क्या है, फोरामन ओवल। तो फोरामन ओवल का देखो फंक्शनल क्लोजर है वो कब होता है, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। अपन जब शुरू करवा देते हैं तो उन दिनों से क्या स्टार्ट हो जाता है, फोरामन ओवल का फंक्शनल क्लोजर। और एनाटॉमिकल क्लोजर है वो मंथ्स टू लेके यहाँ पे ईयर्स तक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। प्रायोरिटी कब जाती है, मंथ्स, कुछ मंथ्स के अंदर जो है फोरामन ओवल वो क्या है, कंप्लीटली क्लोज हो जाता है। एनाटॉमिकली की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यूज थे, फीटल सर्कुलेशन से रिलेटेड एमसीक्यू हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, नर्स क्रिस्टीन इज प्लानिंग ए क्लाइंट एजुकेशन प्रोग्राम फॉर सिकल सेल डिजीज। ठीक है, एक नर्स है वो क्या कर रही है, प्लानिंग कर रही है एजुकेशन प्रोग्राम का। और केस क्या है, सिकल सेल डिजीज का है बच्चे के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन वुड बी इंक्लूडेड इन द केयर प्लान। तो कौन सा ऐसा इंटरवेंशन है जिसको केयर प्लान के अंदर क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। ऑप्शंस क्या है अपने पास में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एंटीकोगुलेंट टू प्रिवेंट सिकलिंग, क्योंकि जो आरबीसी की जो सिकलिंग प्रोसेस है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या दोगे, एंटीकोगुलेंट। ऑप्शन बी क्या है, हेल्थ टीचिंग टू हेल्प रिड्यूसिंग सिकलिंग क्राइसिस के भी आपको क्या करना है, हेल्थ टीचिंग देनी है कि किस प्रकार से आप सिकलिंग क्राइसिस को आप रिड्यूस कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन ऑफ द इम्पोज्ड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, कि आपको फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन जो किया गया है उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन रखना है। या फिर अवॉइडेंस ऑफ यूज ऑफ ओपियोइड्स, के जो ओपियोइड्स के जो यूज है उनको क्या करो, अवॉइड करो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे आंसर अपना। देखिए सिकल सेल डिजीज क्या होता है, ये एक प्रकार के अंदर क्या होता है, आरबीसी के अंदर ये अफेक्ट करता है सिकल सेल प्रॉब्लम। और आरबीसी है वो कैसी हो जाती है यहाँ पे, सिकल सेप की। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, इनहेरिटेंस भी होता है, बोन मेरो के अंदर कुछ प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाए तो उसकी वजह से भी आरबीसी का क्या, सिकलिंग शेप हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल डिजीज। ठीक है, तो देखो दो तरह की होती है सिकल सेल डिजीज, दो तरह, एक होता है सिकल सेल डिजीज एनीमिया, जिसके अंदर तो
आरबीसी जो बनती है वो डिफेक्टिव बनती है, जल्दी उनका डेड हो जाता है। दूसरा क्या होता है, सिकल सेल डिजीज क्राइसिस। इसके अंदर क्या होता है, क्राइसिस के अंदर क्या होता है कि ब्लॉकेज हो जाते हैं वेसल्स के, ब्लॉकेज ऑफ वेसल्स, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, सिकल सेल क्राइसिस। तो देखो हमें क्या करना है, हेल्थ टीचिंग देनी है टू रिड्यूस सिकलिंग क्राइसिस। जो सिकलिंग क्राइसिस है इसको बचने के लिए हमें क्या करना है, हेल्थ टीचिंग देना है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन वुड बी इंक्लूडेड इन द प्लान ऑफ केयर, तो हमारा क्या रहेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या रहेगा अपना करेक्ट रहेगा आंसर। ओके, तो यहाँ पे शेप कैसी हो जाती है, सी शेप। अब देखिए क्या होता है, जब हमारी देखो बाद में क्या बताएगा, देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट टू प्रिवेंट सिकलिंग, कि भाई एंटीकोगुलेंट को लगाएंगे ताकि सिकलिंग से प्रिवेंट हो, तो इसका कोई यहाँ पे रोल नहीं होता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ इम्पोज्ड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, देखो फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन हमें नहीं करना होता है, फ्लूइड को क्या करना होता है, एनकरेजमेंट करना होता है रेस्ट्रिक्शन की बजाय। नेक्स्ट क्या है, अवॉइडेंस ऑफ द यूज ऑफ द ओपिएट्स, यहाँ पे पेन मैनेजमेंट के लिए ओपिएट्स का अपने यहाँ पे यूज में नहीं करते हैं। तो देखो जब कभी भी ब्लॉकेज होता है तो इससे एक सिंड्रोम बनता है, क्या बोलते हैं उसको, हैंड एंड फीट सिंड्रोम। इसे हम क्या कहते हैं, इट इज द अर्ली कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिकल सेल डिजीज, और ये स्पेशली जो है वो किसमें देखने को मिलता है, चिल्ड्रंस के अंदर। तो इससे एक इंपॉर्टेंट देखिए एग्जाम के अंदर आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। एमसीक्यू क्या पूछते हैं यहाँ से कि इसके अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है डेक्टिलाइटिस। इसको आप क्या बोलोगे, डेक्टिलाइटिस। और डेक्टिलाइटिस किस में देखने को मिलता है, फर्स्ट एमसीक्यू सिकल सेल डिजीज के अंदर। कैसे देखने को मिलेगा, जब क्या होता है अपनी बॉडी में फ्लूइड की कमी होगी तो इससे क्या होगा, सिकल सेल क्राइसिस होगा। क्राइसिस होने से क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगी वेसल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, हैंड एंड फीट सिंड्रोम के अंदर होता क्या है, डेक्टिलाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, देखो हैंड और जो फीट के अंदर जो है वेसल्स है, ठीक है, बोन्स है, तो इनके पास में क्या रहता है, सीवियर पेन होता है बच्चे को। प्रिवेंशन के लिए आप क्या दोगे, इनफ अमाउंट में फ्लूइड प्रोवाइड कराओगे बच्चे को ताकि वो ट्रीट हो जाए, ठीक है। साथ में मेडिकेशंस वगैरह देते हैं। हाई इंसिडेंस कब रहती है इसकी, 6 मंथ से लेकर 2 ईयर के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है डेक्टिलाइटिस, अगर बच्चा किससे ग्रसित है, सिकल सेल डिजीज उसको हो गया है तो। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूअर परफॉर्म फॉर शोल्डर डिस्टोशिया, ठीक है। ड्यूरिंग लेबर क्या हो, अगर हो जाए शोल्डर डिस्टोशिया हो जाए तो इसको रिजोल्व करने के लिए आपको जो है वो कौन सा मेन्यूअर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑप्शंस क्या है अपने पास में, मैक्रोबर्ट मेन्यूवर, रूबिन्स मेन्यूवर, बोथ ए एंड बी, या फिर लियोपोल्ड्स मेन्यूवर। कौन सा मेन्यूवर है जो काम आएगा किसके लिए, शोल्डर डिस्टोशिया को रिजोल्व करने के लिए। तो देखिए शोल्डर डिस्टोशिया से आप क्या समझते हो कि जो बेबी का जो शोल्डर है वो नॉर्मल तरीके से क्या हो गया, आउट नहीं हो पा रहा है। या फिर आप कह सकते हो कि ये क्या है, बेबी का शोल्डर है, ये बेबी का हेड है, और ये क्या है, प्यूबिक बोन है। तो बेबी का जो एंटीरियर शोल्डर है वो क्या हो गया, स्टक हो गया सिंपासिस प्यूबिस के अंदर, ठीक है, या फिर मैटरनल प्यूबिस के अंदर क्या हो गया, स्टक हो गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, शोल्डर डिस्टोशिया, ठीक है। इसको क्या है कुछ तरीके से अपन यहाँ पे रिजोल्व कर सकते हैं। तो अपना ऑप्शन क्या जाएगा इसके अंदर करेक्ट, बोथ ए एंड बी, ठीक है। मैक्रॉबर्ट मेन्यूवर और रूबिन्स मेन्यूवर जो हैं वो दोनों ही मेन्यूवर किसके अंदर काम आते हैं, शोल्डर डिस्टोशिया के अंदर, ठीक है। देखो मैक रोबर्ट मेन्यूवर के अंदर क्या करते हैं, लाइक ये क्या है, मदर किस पोजीशन में है, लिथोटोमी पोजीशन के अंदर है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, मैक रोबोट में क्या करते हैं कि इधर इस साइड में क्या हो गया, मदर का एब्डोमन है। इसमें क्या करते हैं कि जो मदर का एब्डोमन है और इस लेग को क्या करते हैं, मदर के एब्डोमन के साइड के अंदर क्या करते हैं, फ्लेक्शन करते हैं। इसे हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं, हाइपर फ्लेक्सिंग द
मदर्स लेग टाइटली टू हर एब्डोमेन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मैक रॉबर्ट मैन्यूवर। इसकी वजह से क्या होगा, पेल्विस है वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, और जो शोल्डर डिस्टोशिया वाली कंडीशन है वो यहाँ पे ठीक हो जाएगी। इसके अलावा देखो रूबिन्स मैन्यूवर, ये भी किस में काम आता है, शोल्डर डिस्टोशिया के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या करते हैं, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर डालते हैं। ओके, एक और होता है रूबिन सेकंड, वो भी इसी के अंदर काम में लेते हैं। इसके अलावा एक मैन्यूवर और होता है जिसके हम क्या नाम देते हैं, गैस्किन मैन्यूवर। तो गैस्किन मैन्यूवर को भी किस में काम में लिया जाता है, शोल्डर डिस्टोशिया को रिजोल्व करने के लिए, ठीक करने के लिए ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं एक प्रकार की इमरजेंसी कंडीशन भी शोल्डर डिस्टोशिया होती है, तो इसके अंदर आपको फर्स्ट कॉल फॉर हेल्प करना है। ठीक है, बाकी के मैन्यूवर्स वगैरह है वो आपको पता होना चाहिए अगर आप गायनेकोलॉजिकली लेबर वार्ड में काम कर रहे हो तो। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, कसनर साइन इज एन इंडिकेशन ऑफ। ठीक है, जो कसनर साइन होता है वो किसका इंडिकेशन है। अच्छा एमसीक्यू है, बन सकता है एग्जाम के अंदर। ऑप्शन क्या है अपने पास में, प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा सेपरेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या फिर इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ। कसनर साइन इज एन इंडिकेटर ऑफ, तो देखिए इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ के लिए अगर आपको साइन पूछे तो यहाँ पे कौन सा साइन आता है, तो ये आता है क्या, रॉबर्ट साइन। क्या साइन आता है, रॉबर्ट साइन। रॉबर्ट साइन क्या होता है, जब आप क्या करते हो, इट इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ फीटल डेथ। कौन सा होता है, रॉबर्ट साइन। क्या होता है इसके अंदर, आप क्या करते हो, एक्सरे करते हैं। ठीक है, एक्सरे के अंदर आप क्या देखते हो, गैसेस देखते हो कि किसके अंदर, फीटल वेसल्स के अंदर। ठीक है, जो गैसेस आपको देखने को मिलेगी किसके अंदर, फीटल वेसल्स के अंदर। वेसल्स भी कैसी, ग्रेट वेसल्स के अंदर। ठीक है, जो ग्रेट वेसल्स के अंदर गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा, रॉबर्ट साइन कहेंगे इसको हम। ठीक है, इसके बाद में देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर आपको साइन देखना है, तो आप क्या देखोगे, नाइफ लाइक शार्प पेन होता है यहाँ पे। तो आपसे जो साइन के बारे में पूछा गया है, ये किसके अंदर देखने को मिलता है, ये मिलेगा आपको प्लेसेंटल सेपरेशन के अंदर। ठीक है, तो जब प्लेसेंटा सेपरेट होगी तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, साइन के अंदर करते क्या है, लाइक ये हमारा क्या है, यूट्रस है। यूट्रस से क्या थी, प्लेसेंटा यहाँ पे क्या हो चुकी है, सेपरेट हो चुकी है, बाहर आ चुकी है। ठीक है, तो अब पहले अपन ने क्या किया था, प्लेसेंटा को खींचा था, तब यूट्रस भी क्या आया था, नीचे की साइड में आया था थोड़ा सा। तो अब क्या है, प्लेसेंटा सेपरेट होने के बाद में यूट्रस को अपन ने क्या किया, वापस अपनी जगह पे सिचुएट किया, मतलब इसको वापस अपवर्ड डायरेक्शन में खींचा। तो ये प्लेसेंटा जो है वो इसके साथ में अब ऊपर की साइड में नहीं गई। अगर इसके साथ में अटैच होती तो जिस प्रकार से अपन यूट्रस को अपर पोल में लेके जाते हैं, उसी प्रकार से प्लेसेंटा भी अंदर की तरफ जाती है वापस। बट यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, प्लेसेंटा सेपरेट हो जाती है, तो प्लेसेंटा का जो है वो मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, केवल और केवल यूट्रस का ही मूवमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे प्लेसेंटा जो है वो बाहर अपने को अपनी जगह पे स्थित रहती है। ठीक है, एक जगह पे रहती है। तो ये साइन किसको डिनोट करता है, प्लेसेंटा सेपरेट हो गई है। ओके, प्रेगनेंसी के लिए तो आपके जो एससीजी वगैरह जो खूब सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के 3 साइन होते हैं, प्रीजेम्पटिव, प्रोबेबल, कंफर्मेटरी साइन। ठीक है, वो अपन फिर कभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विथ नो यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, इसके साथ में यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन नहीं देखने को मिला है, और पेन एंड नो डायलेशन ऑफ सर्विक्स इज इंडिकेट। किसी प्रकार का यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन नहीं है, पेन नहीं है, और सर्विक्स का डायलेशन भी नहीं देखने को मिला है। किस प्रकार का कंडीशन है ये, थ्रेटेंड अबॉर्शन है, कंप्लीट अबॉर्शन है, इनवाइटेबल अबॉर्शन है, या फिर मिस्ड अबॉर्शन है। अबॉर्शन से एक एमसीक्यू कंफर्म देखने को मिलता है कई बार एग्जाम्स के अंदर।
तो क्या रहेगा इसके अंदर अपना आंसर? देखो इसका जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा क्या? थ्रेटेंड अबॉर्शन। ठीक है, आंसर क्या रहेगा इसका? थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो देखिए थ्रेटन अबॉर्शन से आप क्या समझोगे? ठीक है, थ्रेटन अबॉर्शन मतलब क्या हो गया कि ये केवल और केवल क्या कर रहा है? थ्रेट दे रहा है कि अबॉर्ट हो जाएगा, केवल अपने डरा रहा है। ठीक है, थ्रेट देना मतलब क्या हो गया? डराना। तो इसे हमने क्या नाम दिया? थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो क्या मतलब होता है? प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज स्टार्टेड बट नॉट प्रोग्रेस्ड टू ए स्टेट विच रिकवरी इज नॉट पॉसिबल। मतलब थर्टन अबॉर्शन एक प्रकार का क्या है? अबॉर्शन की प्रोसेस है। तो ये स्टार्ट तो हो जाता है, अबॉर्शन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट तो हो जाती है, मगर इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती कि वहाँ पे जो है वो पीरियड ऑफ कॉन्सेप्शन है वो क्या, या फिर मतलब जो पार्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है वो उसकी रिकवरी नहीं की जा सके, मतलब अबॉर्ट होने से नहीं बचाया जा सके, इतना भी ये प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? थ्रेटन्ड अबॉर्शन। अब इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है? देखो ब्लीडिंग होती है फीमेल को, कैसी होती है? पेनलेस। ठीक है, और साथ साथ में लो बैक एक होती है। ठीक है, हल्का सा कमर दर्द होता है या फिर लोअर यूट्राइन पोल में एकदम माइनर सा पेन होता है, बट ब्लीडिंग मेनली यहाँ पे क्या रहती है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर रहती है इसका। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसके अंदर। फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं किसको? थ्रेटेंड अबॉर्शन को। डेफिनेशन हमने देख ली। तो देखो थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर होता क्या है? ब्लीडिंग क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। और क्या रहता है? एब्डोमिनल पेन कैसा रहता है? डिक्रीज रहता है। ठीक है, किसी प्रकार का एब्डोमेन पेन कम देखने को मिलता है, फिर लोअर डिक्रीज देखने को मिलेगा। इसके बाद में नो पीरियड ऑफ कॉन्सेप्शन, या फिर आप कह सकते हो पार्ट ऑफ कॉन्सेप्शन इज एक्सपल्सन। पार्ट ऑफ कॉन्सेप्शन से आप क्या समझते हो? फीटस। तो फीटस का यहाँ पे किसी प्रकार से एक्सपल्शन नहीं देखने को मिलता है, जबकि ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, एंड लोअर पोर्शन में एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर। अब इसके अंदर देखो क्या क्या आप इसको डायग्नोज कैसे करोगे, इससे भी एमसीक्यू बनता है। तो देखो सबसे पहले तो क्या रहता है, देखिए क्या बताया इसको? नो डायलेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, किसी प्रकार का सर्वाइकल ओएस का डायलेशन नहीं हुआ है, तो क्या कह सकते हैं अपन? सर्वाइकल ओएस जो है वो क्या है? इंटैक्ट है, मतलब नो डायलेट है, किसी प्रकार डायलेशन नहीं देखने को मिला है। कार्डियक फीटल कार्डियक मोशन भी देखने को मिलता है इसके अंदर। फीटल कार्डियक मूवमेंट भी क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे फीटल भी इतना डिस्ट्रेस में नहीं है, मगर अबॉर्शन की प्रोसेस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अपन को इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा। अब देखो इसको ट्रीट हम किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे जो है मदर को बोलेंगे कि आपको क्या करनी है? कंप्लीट रेस्ट करनी है। साथ साथ में आप क्या करोगे? यूएसजी से फॉलोअप लेते रहोगे कि बच्चा जो है वो ठीक है, उसकी कंडीशंस कैसी है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ यहाँ से एमसीक्यू आएगा और डायग्नोसिस से एमसीक्यू पूछते हैं। इसके अंदर वो होता क्या? थर्टन अबॉर्शन बेसिकली कब देखने को मिलता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग ए मेल क्लाइंट ऑन द प्रॉपर यूज ऑफ क्रचेज। ठीक है, नर्स क्या कर रही है? इंस्ट्रक्ट कर रही है मेल क्लाइंट को कि आपको किस प्रकार से क्रचेज का प्रॉपर यूज करना है। उस क्लाइंट को हुआ क्या है? क्लाइंट को हुआ क्या है? तो एंकल इंजरी हुई है। ही विल बी रिक्वायर्ड टू बी नॉन वेट बियरिंग। उसको सजेस्ट किया गया है कि आपको नॉन वेट बियरिंग वॉकिंग करनी है फॉर कब तक? 4 to 6 वीक तक। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रच गेट शुड द नर्स टीचेज दिस क्लाइंट फॉर सेफ एम्बुलेशन। ठीक है, तो नर्स को क्या करना है? कौन किस प्रकार की क्रच गेट को यहाँ पे
इम्प्लीमेंट करेगी, इंस्ट्रक्ट करेगी, क्लाइंट को टीच करेगी कि सेफ एम्बुलेशन कर पाए, सेफ को मूवमेंट कर पाए। ऑप्शंस में क्या है, तो क्या पूछा गया है, नॉन वेट बियरिंग करना है तो कौन सी गेट उसके लिए अच्छी रहेगी, बस इतने एमसीक्यू है। 2 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट, 4 पॉइंट गेट, नन देयर इज नो स्पेशल गेट फॉर क्रच ट्रेनिंग। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा? तो देखिए, क्रच ट्रेनिंग तो जरूरी होती है, तो अपना जो ऑप्शन नंबर डी है वो तो क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि नो स्पेशल गेट फॉर क्रच ट्रेनिंग, ये गलत है। गेट ट्रेनिंग जरूरी होनी चाहिए। तो देखिए इस एमसीक्यू के अंदर हमारा क्या रहेगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन क्या है अपना बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ अपन क्या देंगे, 3 पॉइंट गेट देंगे, नॉन वेट बियरिंग करवाना है इसलिए। बाकी के देखो 2 पॉइंट गेट एंड 4 पॉइंट गेट दोनों के अंदर क्या वेट बियरिंग होता है। कौन सी नॉन वेट बियरिंग होगी, तो 3 पॉइंट गेट होगी। ठीक है, जब कभी भी लेग इंजर्ड होता है तो ये कौन सा रहता है, सेफेस्ट मेथड रहता है। ठीक है, सेफेस्ट गेट रहता है 3 पॉइंट गेट, एकदम सेफ रहता है लेग इंजरी के अंदर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर करते क्या है कि ये जो दोनों क्रचेज है, राइट एंड लेफ्ट साइड वाली, और इसके साथ में लाइक अपना जो राइट साइड का लेग है वो क्या हो गया, लेफ्ट साइड का लेग क्या है वो क्या हो गया, इंजर्ड हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं इसके अंदर, तो ये अपना क्या है, राइट लेग ये तो इंजर्ड हुआ नहीं, तो इसको हम रखेंगे किसे, पीछे। बाकी की दोनों क्रचेज को और लेफ्ट लेग को जो इंजर्ड था, इन तीनों को अपन क्या करते हैं, एक साथ में आगे लाते हैं। तो इसलिए क्या होती है, 3 पॉइंट गेट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, 3 पॉइंट गेट। बाद में जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमिटीज को हम इसके अंदर पीछे रखते हैं, बाद में क्या करते हैं, इसको आगे लेके आते हैं। इस टाइम जो है अपनी बॉडी का जो वेट है किन पे रहेगा, इस क्रचेज पे रहता है। ठीक है, बाकी आप सभी ने पढ़ाई होगा कि अपनी एक्जिला से 3 से 4 फिंगर्स जो है वो ऊपर रहना चाहिए, एक्जिला उसके ऊपर टच नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उसे जो पालसी होने से अपन बचा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कौन सा, 3 पॉइंट गेट। अब 2 पॉइंट गेट और 4 पॉइंट गेट दोनों ही क्या, वेट बियरिंग है, जिसके अंदर पेशेंट जो है वो स्लाइटली वेट बियर कर सकता है। और 2 पॉइंट गेट से पेशेंट को चलने में क्या रहती है, स्पीड रहती है। 4 पॉइंट गेट से वो किस प्रकार से चल पाएगा, स्लो मूवमेंट कर पाएगा, स्लो एम्बुलेट कर पाएगा पेशेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन का अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एमसीक्यू का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, द 3 पॉइंट गेट सेफेस्ट रहता है। किस प्रकार से चलता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, Which of the following positions would best aid breathing for a patient with acute pulmonary edema? क्या पूछा गया है, एक पेशेंट है जिसको क्या है, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा है, तो कौन सी पोजीशन उसके लिए बेस्ट है ब्रीथिंग को इजीली इनहेल करने के लिए। ठीक है, मतलब एडिमा हो रखा है पल्मोनरी, तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी आएगी, तो ऐसी कौन सी अपन पोजीशन को ऐड करेंगे ताकि उसकी ब्रीथिंग जो पैटर्न है वो अच्छा रहेगा। ऑप्शन क्या है, लाइंग फ्लैट इन बेड, क्या पेशेंट को बेड पे सीधा लेटा दो, लेफ्ट साइड लाइन पोजिशन दे दो, हाई फॉलोअर पोजिशन दे दो, या फिर सेमी फॉलोअर पोजिशन दे दो। क्या होगा अपना आंसर इसमें? देखिए इसके अंदर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा अपना, हाई फॉलोअर पोजिशन। ठीक है, हाई फॉलोअर पोजिशन क्या रहेगा अपना, करेक्ट रहेगा, क्योंकि क्या बताया गया यहाँ पे, एडिमा बताया गया, तो हाई फॉलोअर अपन जब पोजिशन देंगे तो ये क्या करेगा, फैसिलेट ब्रीथिंग पैटर्न प्लस रिड्यूस वेनस रिटर्न। ठीक है, तो ब्रीथिंग पैटर्न को क्या करेगा, ये अच्छा कर देगा, साथ साथ में जो वेनस रिटर्न है वो लंग्स के पास में उनको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, जिससे एडिमा भी सबसाइड हो जाएगा। बाकी लाइन फ्लेट लेफ्ट साइड लाइन पोजिशन ये तो प्रॉब्लम एग्रीवेट करेंगे, ठीक नहीं करेंगे। सेमी फॉलोअर पोजिशन अच्छा ऑप्शन रह सकता है, मगर जब ऑप्शन के पास में हमारे पास में राइट फॉलोअर है तो प्रायोरिटी अपन किसको देंगे, हाई फॉलोअर पोजिशन को अपन यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना,
ए क्लाइंट हॉस्पिटलाइज्ड विथ MRSA मेथिसिलिन रेसिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज प्लेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। देखो एमसीक्यू में एमसीक्यू मिल गया आपको। ये एमसीक्यू भी मैंने बहुत बार एग्जाम में देखा है कि जब MRSA होते हैं तो किस प्रकार का प्रिकॉशन रखते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। ठीक है, इस प्रकार से आपको पढ़ाई करते हुए अपने कंप्लीट करना आपका। ठीक है, ऐसे नहीं बस आप एमसीक्यू पढ़ रहे हो उसका आंसर आपको मिल गया, हो सकता है उस एमसीक्यू से आप 2-3 एमसीक्यू 4 एमसीक्यू भी सीख सकते हो। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्रिकॉशन फॉर इन्फेक्शन स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्रिकॉशन फॉर इन्फेक्शन स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्या रहेगा अपना आंसर इसमें, द क्लाइंट शुड बी प्लेस्ड इन ए रूम विथ नेगेटिव प्रेशर, कि भाई नेगेटिव प्रेशर वाले रूम में रखो क्लाइंट को। इन्फेक्शन रिक्वायर क्लोज कॉन्टैक्ट, ये इन्फेक्शन को होने के लिए क्लोज कॉन्टैक्ट चाहिए। देयर फॉर डोर में रिमोन एपन, कि आपको क्या करना है, डोर को आपको जो ओपन रख देना है, क्योंकि ये जो कॉन्टैक्ट से होगा तो डोर ओपन रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ट्रू रिगार्डिंग प्रिकॉशन पूछा आपसे। ट्रांसमिशन इज हाईली लाइकली सो द क्लाइंट शुड वियर फेस मास्क, वियर ए मास्क एट ऑल द टाइम, कि भाई क्लाइंट को जो आपको क्या करना है, फेस मास्क उसको पहनाना है। इन्फेक्शन रिक्वायर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड इज प्रिवेंटेड बाय हैंड वॉशिंग ग्लोव्स एंड गाउन, कि आपको जो है इन्फेक्शन जो है वो किस प्रकार से प्रिकॉशन कर सकते हो इन्फेक्शन का, तो कौन सा ऑप्शन जो अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखो एमसीक्यू में आपको बता दिया है विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्रिकॉशन, तो कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो प्रिकॉशन के लिए ट्रू है, जबकि इन्फेक्शन कैसा है, कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन है, कॉन्टैक्ट से वो फैलता है। तो अपना आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, तो देखिए इसके अंदर जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से फैलता है। तो अपने क्या करना है, हैंड वॉशिंग करना है, ग्लोव्स एंड गाउन्स वगैरह पहन के आपको क्लाइंट को अप्रोच करना है। ओके, बाकी इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाली बात है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट से फैलता है, तो आपको ध्यान में रखना है। कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन अपन रखना चाहते हैं तो कैसे रखोगे, ऑप्शन डी अपना क्या है, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, A patient is admitted to the oncology unit for diagnosis of suspected Hawking's disease. ऑन्कोलॉजी यूनिट के अंदर एक पेशेंट है, डायग्नोज क्या हुआ है, हॉकिंग्स डिजीज उसको डायग्नोज हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज टिपिकल ऑफ हॉकिंग डिजीज, की हॉकिंग डिजीज के अंदर कौन सा ऐसा सिम्टम है जो टिपिकल है, मतलब हॉकिंग डिजीज के अंदर तो ये साइन सिम्टम होगा ही होगा। पेनफुल सर्वाइकल लिम्फ नोड, नाइट स्वेट एंड फटिग, नोजिया एंड वोमिटिंग एंड वेट गेन। ठीक है, हॉकिंग्स लिम्फ नोड के बारे में, हॉकिंग डिजीज हो गई उसको, और कौन सा साइन आपको यहाँ पे टिपिकल साइन है उसका। तो देखिए हॉकिंग्स डिजीज से आप क्या समझ सकते हो कि इसके अंदर क्या होता है, अपना इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है। तो इम्यून सिस्टम से आप क्या समझ सकते हो, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, कैंसर हो सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, हॉकिंग्स डिजीज। इसका दूसरा नाम क्या होता है, हॉकिंग्स लिम्फोमा। इसके अंदर होता क्या है कि जो हमारी बॉडी की जो वाइट ब्लड सेल होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट। इनका क्या हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल। देखो समझने के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, इनका एक तरीके से कैसे एक करती है, आउट ऑफ कंट्रोल एक करती है इसके साथ में। ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो होता है इनका, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ग्रो होता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको, सेलोवन क्या, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड्स के अंदर क्या देखने को मिलेगी, स्वेलोविंग देखने को मिलेगी। और जो लिम्फ है वो ऑल ओवर बॉडी के अंदर, जो बॉडी पार्ट्स के अंदर जहाँ जहाँ लिम्फ नोड होते हैं वहाँ वहाँ पे स्वेलोविंग होना शुरू हो जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, हॉकिंग्स डिजीज। अब इसके साइन सिम्टम की बात करें
तो कौन सा साइन सिम्टम टिपिकल साइन सिम्टम है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाइट स्वेट एंड फटीग वीकनेस वगैरह ये सब क्या है इसके अंदर टिपिकल साइन है। पेनफुल सर्वाइकल लिम्फ नोड है वो यहाँ पे नहीं होगा। किस प्रकार का होता है, पेनलेस। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना, एमसीक्यू यहाँ से भी बना हुआ है कि हॉकिंग्स लिम्फोमा के अंदर किस प्रकार का साइन सिम्टम आपको देखने को मिलता है। वहाँ पे सर्वाइकल लिम्फ नोड में पेन होगा नहीं होगा, तो पेनलेस यहाँ पे डायलेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, आफ्टर सर्जिकल रिपेयर ऑफ हिप, आपने क्या कर दिया, हिप आर्थ्रोप्लास्टी कर दी, हिप को आपने रिपेयर कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज बेस्ट फॉर द पेशेंट लेग एंड हिप्स, तो इसमें कौन सी पोजीशन है बेस्ट रहेगी पेशेंट के लेग और हिप्स के लिए, एबडक्शन, एडक्शन, प्रोन या फिर सबलक्सेट। हिप की सर्जरी हुई है तो यहाँ पे आप क्या पोजीशन दोगे पेशेंट को, ठीक है। हिप रिपेयर किया है हमने तो हमने प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या लगाया है, प्रोस्थेसिस, इम्प्लांट वगैरह कुछ लगाया है। ठीक है, इम्प्लांट वगैरह क्यों लगाया, क्योंकि हिप जो बोन है वो यहाँ पे हिप से प्रॉपर तरीके से उसका क्या फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो अपन क्या करते हैं, इम्प्लांट लगाते हैं। अब ये इम्प्लांट जो है अपनी कैविटी से रिमूव ना हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं अपन, पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, एबडक्शन। ठीक है, एबडक्शन वाली पोजीशन में पेशेंट का क्या रखेंगे, लेग रखेंगे, जिसकी वजह से प्रोस्थेसिस है वो कैविटी के अंदर ही बना रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। ओके, अपना आंसर क्या रहेगा इसका, एबडक्शन। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आज हमने कुछ काफी अच्छे एमसीक्यू सोल्व किए हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग काफी अच्छे एमसीक्यूज थे। हो सकता है एग्जाम्स के अंदर वो पूछे भी जाएं आगे एग्जाम, क्योंकि टॉपिक्स पूछे जा चुके हैं, इन टॉपिक्स में से एमसीक्यू बने हैं, तो इस प्रकार के एमसीक्यूज भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। लाइक अभी पहले कौन सा एग्जाम है, यूपी यूएमएस का एग्जाम है। ठीक है, और सीआरपीएफ का तो आपको वो आंसर की मिल ही गई होगी। ठीक है, जिन बच्चों ने सीआरपीएफ का एग्जाम दिया है उनके लिए आंसर की आ चुकी है सीआरपीएफ की ओर से, तो वो अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो आंसर की का लिंक चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि एक इससे भी बेहतरीन नेक्स्ट सेशन करेंगे अपन। और कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें भी बता सकते हैं कि भी आपका ये डाउट है। हम ऐसा नहीं कि अपने केवल इसी एक टॉपिक से आपका डाउट सोल्व करेंगे, आप हमें नर्सिंग में से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, हम उसका आपको डाउट का सॉल्यूशन देंगे हमारे कमेंट बॉक्स में, तो आप वहाँ भी हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।